कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हवा में मिली कार्बन को डायरेक्ट सक कर ले, सक करके अपनी टेक्नोलॉजी के बॉक्स में डाले, कार्बन अलग कर दे और स्वच्छ वायु को पुनः वायुमंडल में भेज दे। पेड़ ने क्या किया? पेड़ प्रकाश संश्लेषण करता है, सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ये हर एक पेड़ का काम है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई? पत्तियों में तो रहेगी नहीं, जड़ों के माध्यम से नीचे पहुंच गई और दफन हो गई। मेरा मुद्दा ये है कि क्या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के माध्यम से नीचे जा रही है, क्या पूरी पूरी नीचे दब रही है? तुमको पता है कि पूरे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? महासागर। याद करो, वायुमंडल का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जीवन कहाँ आया था? समुद्र में आया था ना। अगर ये रॉड्स ना होती, शैवाल ना होते, तो जू प्लैंकटन का पेट पहले से भरा था, उनको मिल नहीं रहा था। उनका पेट खाली, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। अब क्या किया? CO2 को और डाल दिया। ये खुश तो अपना खाना खाएंगे, CO2 को और रिलीज करेंगे। लेकिन देखो, ये चित्र देखो ध्यान से, ये सब वही चीजें हैं। देखो, ये एक मिरर है ना। क्या किया होगा इसने? मिरर को इंस्टॉल किया होगा। मिरर इंस्टॉलेशन इन स्पेस, यानी ब्रह्मांड में कोई एक मिरर लगा दिया। अब सूरज की तेज किरणें अगर इस पे पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसी को क्या कहा? मिरर इंस्टॉलेशन इन स्पेस। ये देखो, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, यानी नीचे से हमने हवा के गुब्बारों के साथ SO2 को ऊपर पहुंचाया और समताप मंडल में इसका छिड़काव कर दिया। ऐसे में यहां पर एक H2SO4 का बादल बन जाएगा। और जब H2SO4 का बादल बनेगा तो बादल सूरज से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी टेक्नोलॉजी को क्या कहा गया? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। दिख रहा है? तीसरी टेक्नोलॉजी देखो, मरीन क्लाउड ब्राइटनेस, यानी समुद्र के ऊपर जो भी बादल हैं उनको क्या कर देना है? ब्राइट कर देना, चमकीला बना देना है। अब देखो, जैसे समुद्र के ऊपर ये कौन से बादल हैं? हमने पढ़ा था तो इसको सीरस क्लाउड्स बोला था ना। सीरस क्लाउड्स कैसे होते हैं? सघन नहीं होते, घने नहीं होते, विरल होते। ऐसे में समुद्र से हमने नमक उठाया और इस विरल बादल को और भी ज्यादा वाइट कर दिया। नमक वाइट होता है ना, तो हमने बादल में ही नमक की मात्रा को मिला दिया। इससे बादल क्या बन जाएगा? बहुत ज्यादा सघन बन जाएगा, हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा। अब अगर ऐसे डेंस बादल हर जगह हो तो क्या सूरज से आने वाला प्रकाश इसको पूरी तरह से पार करेगा? नहीं करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चारों जो टेक्नोलॉजी हैं उनका सीधा संबंध है किससे? पृथ्वी के एल्बिडो को बढ़ाने से। जैसे ही सर्वाधिक प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा पृथ्वी से, पृथ्वी का एल्बिडो ज्यादा हो जाएगा और जो पृथ्वी भूमंडलीय तापन का शिकार हो रही है उसमें भूमंडलीय शीतलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये पहला चरण था। ठीक है, दूसरा चरण हम पढ़ेंगे। अब दूसरा प्रयास क्या करना है हमको? वायुमंडल में उपस्थित CO2 की अत्यधिक मात्रा को कम करना है। कम करना है ना। दूसरा क्या है? वायुमंडल में उपस्थित CO2 की मात्रा को कम करना, यानी कार्बन को स्क्वीज कर लेना। स्क्वीज मतलब समझते हो? सोखना, मतलब जैसे आम चूसते ना, वैसे कोई ऐसा पंप लगा दो जिससे कार्बन अंदर सक हो जाए। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यानी वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वायुमंडल को बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कर देना। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देना। इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी की तो चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये बताओ
कि सीधे साधे ढंग से कैसे वायुमंडल में CO2 की मात्रा को कम किया जा सकता है, सीधे साधे ढंग से, जहां पर तकनीक का ज्यादा यूज नहीं करना है। अपने दिमाग से लगाओ सोच के। सोचो। हाँ, पहला शब्द तो यही आना चाहिए ना। पहला तो क्या है? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी जो भी खाली जमीन पड़े, बंजर जमीन हो, वहां पर पेड़ पौधे लगा दो, अधिकतम से अधिकतम। अब पेड़ पौधों का काम क्या है? मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हुए भोजन बनाता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये वायुमंडल की CO2 को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और क्रिया करके भोजन बनाएगा। भोजन वो अपने पूरे पेड़ पौधों को पहुंचाएगा और बची हुई रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा वायुमंडल में, कर देगा। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे प्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाएगी। और सोचो, प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम कर सकते हैं? वो तो हो गया वृक्षारोपण। प्लास्टिक को जलाओगे, जलाने से रोकोगे तो प्रदूषण कम करोगे, लेकिन ये ऑलरेडी CO2 है ना, इसको सोखना है हमें। टेक्नोलॉजी की चर्चा बाद में करेंगे, वही UPSC पूछेगा। अब इसकी बात करो, प्राकृतिक रूप से हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं? अरे सोचो यार, वेटलैंड जानते हो क्या होता है? आर्द्र भूमि। जितनी ज्यादा आर्द्र भूमि होगी, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स, अभी हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि वेटलैंड एक ऐसी जमीन है, दलदली जमीन है, एक ऐसी दलदली जमीन है जहां पर बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। अब इसी पे इतना समझ लो, ठीक है। भारत कह रहे हैं, पृथ्वी पर जितनी ज्यादा दलदली भूमि होगी, ये दलदल वाली भूमि वायुमंडल में उपस्थित CH4, मीथेन और CO2 की मात्रा को बहुत अच्छे से अवशोषित करती है। ये बात समझे? यानी वेटलैंड को पृथ्वी का क्या बोलते हैं? लिवर। लिवर, लिवर बोल सकते हैं ना, हाँ लिवर। यानी समझ लो, ये जितनी ज्यादा वेटलैंड होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? वेटलैंड्स। दो कारण हो गए, यानी वेटलैंड भूमि का हमको क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है, इनको नुकसान होने से बचाना है। दो हो गए। तीसरा सोचो, इसी में एनवायरनमेंट में अभी आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स पौधे, पेड़, ये कैसे पेड़ हैं? ये समुद्र के पास, समुद्र तट में उगते हैं, ठीक है। इनकी जड़ें हवा में तैरती हैं, और जड़ें हवा में तैरेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अवशोषित करती। मैंग्रोव एक अलग से टॉपिक है एनवायरनमेंट में। तो हमें मैंग्रोव का प्रोटेक्शन करना है, अधिक से अधिक मैंग्रोव को कटने से बचाना है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, और अधिक से अधिक आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। अगर हम ये सब करेंगे तो प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो जाएगा। कौन करेगा? ये सब चीजें। ये तो बात हो गई नेचुरल। अब जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या यूं कहें कि जिस गति से प्रदूषण फैल रहा है, उतनी गति को, उस गति को रोकने के लिए ये सारे प्रयास नाकाफी हैं, अपर्याप्त हैं। तो ऐसे में हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी। और हमने लिया फिर टेक्नोलॉजी का सहारा। टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट? काहे के लिए? कार्बन के सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या मेरी बात समझ पाए? इसके 3-4 पॉइंट हैं, पहले लिख लो, समझा सब देंगे।
पहली एक विधि है जिसका नाम है कार्बन कैप्चर स्टोरेज। क्या नाम है इसका? कार्बन कैप्चर स्टोरेज। ये पहली विधि है, सबसे ज्यादा फेमस विधि है ये, लिख लो इसको कहीं, सबसे ज्यादा फेमस। ठीक है, दूसरी विधि का नाम है डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर। ठीक, तीसरी विधि है बायोचार, बायोचार टेक्नोलॉजी। बस थोड़ा सा यहां पे डिफर कर लेना, ये जो तीन विधियां हमने लिखी हैं इनका सीधा संबंध है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, भूमिगत कर देना, अंडरग्राउंड। यानी जो भी अब इस टेक्नोलॉजी लगेगी कहाँ लगेगी, लैंड पर। बात समझ गए? अभी यहां पर ओशियन का कोई काम नहीं है, हम समुद्र को भी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बनाएंगे, अवशोषक। लेकिन अभी किसकी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ लैंड की बात करेंगे। जैसे कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ये कहां से कार्बन को स्क्वीज करेगा, वायुमंडल यानी धरातल से। डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर, ये वायुमंडल से। ये बायोचार, ये जमीन में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो वायुमंडल के कार्बन को इकट्ठा करके अंदर धसा देगी। समझ गए? एक एक करके समझेंगे, अभी डायग्राम दिखा देंगे, डायग्राम से कम समझ में आएगा और जो हम लिखेंगे वो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा पहला, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, मतलब कार्बन को क्या करना, कैप्चर करना, कार्बन को कैप्चर करना। अब कार्बन निकलेगी कहां से, फैक्ट्री से। कार्बन वायुमंडल से निकलेगी, फैक्ट्री से निकलेगी ना। तो बस सोचो, इमेजिन करो ये कोई फैक्ट्री है, यहां पर काम चल रहा है औद्योगिक, और यहां से पाइप के माध्यम से कार्बन निकल रही है, पाइप के माध्यम से नहीं, ठीक है। अब हमें कार्बन को वायुमंडल में जाने से रोकना है, ठीक है। हमने क्या किया, एक पाइप यहां पे स्टोर कर दिया, और इस स्टोर से जितनी भी कार्बन यहां पे जनरेट हो रही है उसको पाइप के माध्यम से क्या किया हमने, कैप्चर कर लिया। पहले तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि कार्बन को हवा में जाने से रोक दो, उसको स्टोर करो। अब स्टोर करके क्या करोगे, खुद सूंघ लोगे? नहीं, इसको कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, कार्बन को कैप्चर करना। अब कार्बन को यहां से ले जाकर समुद्र के एक बहुत किनारे में जाकर, या एक ऐसी जगह जहां पर खुदाई ना हो रही हो, सीधी सतह भूमि हो। ज्यादा खुदाई होगी तो आज नहीं तो कल यहां पे खुदाई करके कार्बन निकल जाएगी फिर से। तो ऐसी भूमि ढूंढो जहां पर खुदाई यानी माइनिंग ना हो रही हो, ठीक है। कार्बन को कैप्चर किया, इन्हीं पाइप के माध्यम से इन पाइपों को जहाज में लादा, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स में लादा, ट्रक में लादा, और लाद के ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा दिया, ऐसी जगह जहां माइनिंग ना हो रही हो या समुद्र के पास। और वहां जाकर इनको समुद्र की बहुत गहराई में या भूमि के अंदर बहुत ज्यादा भूमिगत करके गाड़ देना ही क्या कहलाएगा, कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। नाम में ही सब कुछ छुपा है कि नहीं है, कार्बन को कैप्चर करो, स्टोर करो, और ऐसी चीज टेक्नोलॉजी कहलाएगी। हमने कार्बन को कैप्चर किया, ट्रांसपोर्ट किया, और ट्रांसपोर्ट ले जाके कहाँ कर दिया, जहां पर ऐसी जगह जो जहां पर ज्यादा विकासात्मक कार्य ना हो रहा हो। इस कॉल को, इसको क्या कहा हमने, कार्बन कैप्चर स्टोरेज। समझ गए? दूसरी देखो, दूसरा क्या है, डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर। तोड़ो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हवा में मिली कार्बन को डायरेक्ट सक कर ले, सक करके
अपनी टेक्नोलॉजी के बॉक्स में डाले, कार्बन अलग कर दे और स्वच्छ वायु को पुनः वायुमंडल में भेज दे। समझ गए? ऐसा होता है। देखो मान लो ये सूरज की रोशनी है, ये मतलब चारों तरफ वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल में सब कुछ, सारी गैसेस है कि नहीं है। यहां कोई पैनल लग गया, यहां से हवा अंदर गई, ठीक है। हवा को एंटर कहाँ से किया? ये कैसी हवा होगी? ये हवा मतलब इसमें हवा भी होगी और CO2 भी होगी और मिक्सर होगा, हवा का मिक्सर होगा, ठीक। ऐसे गई हवा, पैनल है, पैनल ने कहाँ आगे भेजा पूरी हवा को? इस बड़े बड़े बॉक्स में। इन बड़े बॉक्स में बहुत बड़े बड़े पंखे लगे, ठीक है। आगे बढ़े, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिवाइस होगी जो क्या करती होगी, हवा से, बड़े बड़े पंखों से हवा चली यहाँ पर, और इस हवा में जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 है, इनको इसमें अलग अलग स्टोर कर दिया। तो CO2 अलग हो गई, फ्रेश एयर अलग हो गई और CH4 अलग हो गई। जैसे ही अलग हुआ, फ्रेश एयर को तुरंत कहाँ भेज दिया? एटमॉस्फेयर में, कि जाओ ऐस करो। बचा क्या? CO2 और CH4। यहां से कर दिया एक पाइप, और पाइप को मिट्टी के बहुत गहराई तक ले जा दिया गया, और CO2 को और CH4 को क्या कर दिया? दफना दिया गया। इस पूरी डिवाइस को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को क्या कहा? डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर। हमने हवा को कहां से कैप्चर किया? हवा से, डायरेक्ट हवा से, और बस प्रोसेस करके स्वच्छ हवा को अलग किया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया, स्वच्छ हवा को वापस भेज दिया वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के अंदर दफना दिया। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा? डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर। नाम में समझ में आ गया? पक्का? तीसरी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? बायोचार। क्या नाम है? बायोचार। तुमको पता है कि मिट्टी भी कार्बन को अच्छे से अवशोषित करती है, ये सबको पता है। अब सोचो यहां पर एक पेड़ है, पेड़ करता क्या है? प्रकाश संश्लेषण करता है। किसकी उपस्थिति में? सूरज की उपस्थिति में। यानी इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो कहाँ गई? पेड़ में रही। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के माध्यम से होते हुए यहां इसकी जड़ें होंगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? जड़ों तक। जड़ों से यानी जमीन के अंदर गई। क्या पेड़ द्वारा अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से जमीन में दब जाती है? नहीं, कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में रही और कुछ पुनः कहां वापस चली गई? वायुमंडल में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कौन है? जमीन के अंदर बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं है? अरे हैं या नहीं? कीड़े मकोड़े जड़ों को खाकर डिकम्पोज करेंगे, है ना, सड़ा गला माल अलग रखेंगे, और यहां पर जो गैस अंदर CO2 भरी है उसको पुनः रिलीज कर देंगे और कहां पहुंचा देंगे? तो जितनी पेड़ वायुमंडल की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड खाता है, उसका एक निश्चित भाग पुनः वायुमंडल में छोड़ देता है। तो एक चक्र नहीं बन गया? अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चक्र को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने की यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बायोचार टेक्नोलॉजी। पेड़ ने क्या किया? पेड़ प्रकाश संश्लेषण करता है, सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। यह हर एक पेड़ का काम है। सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई? पत्तियों में तो रहेगी नहीं, जड़ों के माध्यम से नीचे पहुंच गई और दफन हो गई। मेरा मुद्दा यह है कि क्या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के माध्यम से नीचे जा रही है, क्या पूरी पूरी नीचे दब रही है? एक निश्चित हिस्सा ऊपर पुनः वायुमंडल में जाता है। उसके पीछे वजह कीड़े डिकम्पोजर,
जो जड़ों को, गले सड़े पदार्थों को खाते हैं और उसमें अंदर तुम्हारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है। अरे हाँ, है ना। अगर मान लो मेरा बॉडी, भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए, उसकी बॉडी को बाहर छोड़ दो तो कुछ दिनों बाद डिकम्पोज होगी ना। तो जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगी? वही इनके साथ होता है। तो कुछ तो अंदर दब गई लेकिन कुछ वापस वायुमंडल में पहुंच गई। अब क्या है, ये चक्र बना कि नहीं बना? कार्बन डाइऑक्साइड आई, अंदर गई, फिर बाहर आ गई, फिर आई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आ गई। ऐसे चक्र बन गया। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, स्क्वीज करना है या सिक्वेस्ट्रेट करना है, सिक्वेस्ट्रेशन, तो हमें इस चक्र को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? बस वही एक है। देखो मिट्टी है यहाँ पे, इस मिट्टी में हम कुछ अमेंड करेंगे, इसे बोलते हैं सॉइल अमेंडमेंट। ठीक है, प्रोसेस होता है। जहां पर यह प्रक्रिया हो रही है, मतलब जहां पे वायुमंडल में पुनः CO2 जा रही है, उसी में क्या करेंगे, उस मिट्टी को अत्यधिक गर्म कर देंगे। हाई टेम्परेचर गर्म कर दिया और इसमें थोड़ी सी O2 की मात्रा मिला दी, यानी हाई टेम्परेचर प्लस ऑक्सीजन। इसको जब आपस में अभिक्रिया करेगी तो CO2 मृत हो जाएगी और हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इस पूरी टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया? बायोचार। अब देखो अंदर बहुत जाओगे तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा है, कुल मिला के ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। मिट्टी से बार बार वायुमंडल में CO2 जाएगी। हमें इसी को रोकना है। तो रोकने का कैसे किया? सॉइल को कुछ अमेंड कर दिए, इस मिट्टी को बहुत ज़्यादा गर्म किया और थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा मिला दी। ऐसे में CO2 क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। कार्बन हमेशा के लिए मर जाएगा और दफन हो जाएगा। जब तक इसमें पुनः खुदाई नहीं होगी तब तक वो कार्बन नहीं निकलेगी। समझ गए? ये तीन टेक्नोलॉजी कहाँ संबंधित है? लैंड से। कहीं भी समुद्र की जिक्र नहीं आया ना। अब दूसरा देखो इसका पार्ट। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे हैं जिनको कार्बन को अवशोषित कहाँ किया जाएगा? ओशियन में। तुमको पता है कि पूरे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? महासागर। याद करो, वायुमंडल का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जीवन कहाँ आया था? समुद्र में आया था ना। क्या शुरुआत में ऑक्सीजन थी? तो क्या थी? CO2 थी। ठीक है, धीरे धीरे महासागर बने, महासागर में जीवन आया, साइनोबैक्टीरिया। याद कर पाए? साइनोबैक्टीरिया ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया खाना बनाने में। याद करो, CO2 प्लस H2O, दिस गिव्स C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना। यानी अब यहाँ पर जो भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, वो सब मुस्टंडे होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे और बदले में क्या निकालेंगे? ये बात समझे? ऐसे में लगातार यह प्रक्रिया चलती रही और वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गई और धीरे धीरे समुद्र क्या बन गया? कार्बन का बहुत अच्छा अवशोषक। अब वायुमंडल की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको समुद्र अपनी ओर खींचने का प्रयास करता ही है। इसलिए विश्व कह रहा है पृथ्वी का सबसे अच्छा अवशोषक कार्बन का यदि ऑप्शन में आए तो क्या लगाओगे? समुद्र। अब हमारी क्या वो चिंता है कि जितना समुद्र CO2 का अवशोषण कर रहा है, हम चाहते हैं कि और ज्यादा करे। इसकी एक लिमिटेशन है ना। जैसे तुम्हें 4 रोटी खानी तो कितनी रोटी खाओगे? 4 ही खाओगे। और जबरदस्ती 10 रोटी खिलाए तो खाएगा, लेकिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अरे हाँ, है ना। वही टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? आयरन फर्टिलाइजेशन। देखो पहली, जी हाँ, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उर्वरक, मतलब प्रोडक्टिव, निषेचन, है ना। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? पैदा करना। किसको? किसको? आयरन को पैदा करना। समुद्र कार्बन को खा रहा है, आयरन फर्टिलाइजर टेक्निक से कार्बन को और खाएगा। समझ गए?
वही क्या कहलाएगा, आयरन। देखो क्या होता है, ये समुद्र है, समुद्र में पानी भरा है और समुद्र के अंदर बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ठीक है, सोचो हमने क्या करना है, हमें आयरन के बहुत बड़े बड़े रॉड्स, आयरन रॉड्स और कई सारे माइक्रो एल्गी, सॉरी मैक्रो, कई सारे माइक्रो एल्गी कहां पे इंजेक्ट करने पड़ेंगे, समुद्र में। इससे क्या होगा, अगर आयरन रॉड इसके अंदर डल गया, मान लो आयरन रॉड है, ठीक है, और कई सारे शैवाल डाल दिए गए इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, जू प्लैंक्टन क्या है, जीव जंतु, ये दबा के किसको खाएंगे, शैवाल को, क्या रिलीज करेंगे, अरे जीव जंतु CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन जितना इन्होंने शैवाल खाया किसने रिलीज किया, जू प्लैंक्टन ने, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। जैसे CO2 मिली यहां निकली, पेड़ को क्या चाहिए, खींच लेंगे, निकली। देखो समझो, जू प्लैंक्टन क्या है, जीव जंतु है, तुम ऑक्सीजन निकालते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, वैसे जीव जंतु भी क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी के तहत हमने क्या किया, आयरन रॉड्स डाले और शैवाल डाल दिए। जैसे शैवाल बढ़े, खाने के लिए कौन दौड़ेगा, अल्टीमेटली तुम्हें आयरन चाहिए, सबको चाहिए आयरन, वैसे इनको भी क्या चाहिए, आयरन। या तो ये आयरन खाएंगे या ये शैवाल खाएंगे, दोनों कंडीशन में क्या होगा, मुस्टंडे होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। लेकिन जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, इनके बगल में कौन खड़ा है, फाइटोप्लैंक्टन, यानी समुद्री पेड़। समुद्री पेड़ हो, पेड़ कहीं का भी हो, उसको क्या चाहिए होगा, पूरी CO2 को ले लेंगे अपने पास, ले लिया, CO2 से इन्होंने फिर से क्या किया, भोजन बनाया, और बची हुई जो भोजन बना लिया, लेकिन रिलीज क्या किया, O2। कहां से निकली, O2, समुद्र से, और बहुत ज्यादा CO2 को उन्होंने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। समझ गए, पक्का। अगर ये रॉड्स ना होती, शैवाल ना होते, तो जू प्लैंक्टन का पेट पहले से भरा था, उनको मिल नहीं रहा था, उनका पेट खाली लेकिन उनको मिल नहीं रहा। अब क्या किया, CO2 को और डाल दिया, तो ये खुश, ये खुश तो अपना खाना खाएंगे, CO2 को और रिलीज करेंगे, लेकिन ये भी खुश, इनको CO2 के लिए ज्यादा कहीं जाना नहीं है, बगल में ही CO2 रिलीज हुई, इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, और सब कुछ क्रिया करने के बाद क्या निकली अल्टीमेटली, ऑक्सीजन। क्या ये पृथ्वी के लिए फायदा है? लेकिन अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, तो हम कहीं ना कहीं उंगली कर रहे हैं ना समुद्र में, तो क्या होगा, समुद्र भी प्रदूषित हो सकता है, समुद्र की जैव विविधता प्रभावित होगी, और ये आने वाले समय में हम पढ़ेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन, ये ज्यादा खतरनाक है। टेक्नोलॉजी कहां तक सही रहेगी, चक्र है ये गुरु, एक बार चल गया श्री कृष्ण का तो मुंडी काट देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, पूछ लो फिर से। ये टेक्नोलॉजी आयरन फर्टिलाइजेशन के तहत हम समुद्र में लोहे की रॉड और माइक्रो एल्गाई डालते हैं, माइक्रो एल्गी, एल्गी शैवाल, जो शैवाल की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल, बायोरॉक टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, वैसा ही है, बना दिया। अब ये जो प्लैंक्टन खाने के लिए दौड़ेंगे, खूब मुस्टंडे होंगे और ज्यादा CO2 को रिलीज करेंगे। खींचेगी CO2 कौन है, शैवाल और आयरन रॉड, खाएगा कौन, ये मुस्टंडे हो गए, मुस्टंडे को कौन खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन, CO2 को कैप्चर करेंगे और O2 को, तो CO2 वायुमंडल से आई और गई क्या, O2। मेरी बात समझे, ये है आयरन फर्टिलाइजेशन। लेकिन लंबे समय तक ये चलता रहा, तो हम समुद्र की जैव विविधता में हस्तक्षेप कर रहे होंगे। ऐसे में हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रदूषण फैल जाए, और क्या हो जाए, ओशियन एसिडिफिकेशन। क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो लिमिटेड प्रयोग करना है हमें हर चीज का, समझ गए। दूसरा देखो क्या है इसमें, आयरन फर्टिलाइजेशन समझ गए, दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है, कुछ है, बस यही था, और क्या था, ये अब डायग्राम देख लो एक बार,
जो जितनी ये सब हुआ है सब क्लियर हो जाएगा। ये किसका डायग्राम है? आयरन फर्टिलाइजेशन। क्या किया इन्होंने, इसमें दिखाया नहीं। माइक्रो एल्गी डाल दिए और जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन को बढ़ा दिया, तो CO2 आ कितनी रही है, मोटा एरो है ना, और जा कितनी रही है, जा रही है, पर ऐसे में डाल दो कुछ तो CO2, दोनों एरो क्या हो गए? मेरी बात समझे, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? हाँ, बताया है तुम लोग को, पॉइंट पॉइंट 0.03। वायुमंडल में CO2 की मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? तुम लोग को यह सब लिखाया, भूल कैसे गए तुम लोग? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या आएगा? आर्गन आएगी। कितना? पॉइंट, इतना ही याद कर लो कम से कम, है ना। तो अगर कम निकलेगी कम जाएगी तो ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयरन फर्टिलाइजेशन समझ गए। नेक्स्ट देखो इसका, जो कौन सा बताया था डायग्राम, और कौन सा था? ये देखो, ये क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर। देखो, एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज टू पावर द डायरेक्ट एयर कैप्चर यूनिट, DAC। सूरज है, पावर प्लांट लगा हुआ है, डायरेक्ट एयर कैप्चर कर ली। देखो ये पंखे लगे, एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय लार्ज फैंस, बड़े बड़े पंखों से गुजरेगी, बड़े बड़े पंखों से गुजरेगी तो फिल्टर कैप्चर CO2 एंड केमिकल सेपरेट इट फ्रॉम द एयर। इसने हवा से CO2 को अलग कर दिया। फिर देखो, कार्बन इज सिक्वेस्ट्रेटेड एंड स्टोर्ड डीप ग्राउंड, ये पाइप लगा दी और अंदर जमीन में धसा दिया। इसको क्या बोला हमने? डायरेक्ट एयर कैप्चर। समझ गए? कार्बन कैप्चर स्टोरेज वही है, फैक्ट्री के बगल में एक पाइप लगा होगा, कार्बन वहां से जा रही होगी और नीचे जाकर समुद्र के माध्यम, मतलब जहाज के माध्यम से या ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेज दी जाएगी? ऐसी जगह जहां पर माइनिंग ना हो। इजी था, समझ गए? अब इतना पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में क्या समझ में आया या पल्ले क्या पड़ा? क्लाइमेट चेंज पढ़ने के बाद क्या पल्ले पड़ा अभी तक? हमारा टॉपिक क्या है? क्लाइमेट चेंज। जरा सिनॉप्सिस बनाया करो हर चीज की। पहले क्या पढ़ा हमने? क्लाइमेट चेंज क्या है, पहला पॉइंट। आज तक पृथ्वी पर कितने क्लाइमेट चेंज हुए? 6। 5 हो चुके हैं और एक जारी है, छठा जारी है। ये छठा एंथ्रोपोजेनिक है और शुरू के 5 क्या थे? नेचुरल। कोई भी चीज यदि नेचुरल होगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा वो चीजें समस्या प्रधान हो जाएंगी। हो गई थी। अब ये छठा जो क्लाइमेट चेंज था उसके सबसे पीछे कारण था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसी ने खुजली पैदा की और पृथ्वी को बहुत तेजी से गर्म कर दिया, है ना। गर्म किया तो कोई कारण होंगे ना। कारण पढ़े हमने, औद्योगिकरण, तीसरी दुनिया के देश आजाद हुए, LPG मॉडल आया, ये कारण थे। कारण होंगे तो प्रभाव पड़े थे। प्रभाव, सामाजिक प्रभाव की चर्चा हम कर चुके हैं, आर्थिक प्रभाव की चर्चा हम कर चुके हैं, पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो प्रभाव पड़ेंगे, प्रभाव भी कैसे? नकारात्मक। तो जब प्रभाव नकारात्मक पड़ेंगे तो इनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रयास। प्रयास को भी 2 भागों में बांटा हमने,
CO2 सारी खुजली है ना, हमें CO2 को कम करना है या सौर सौर प्रकाश को परावर्तित करना है। इसको भी दो भागों में बांट दिया हमने। और जब हम सौर प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं तो हमने कई सारी टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, जैसे मिरर इंस्टॉलेशन, मिरर इंस्टॉलेशन इन स्पेस, दूसरा स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इंजेक्शन, तीसरा क्या पढ़ा था हमने, मरीन क्लाउड ब्राइटनेस, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से सौर्य का प्रकाश परावर्तित हो रहा था, यानी कहीं ना कहीं पृथ्वी का एल्बिडो बढ़ाने का हमारा ध्यान था, जा रहा था। ठीक है, फिर दूसरी क्रिया हमने देखी, उसमें हमने CO2 को स्क्वीज करने का प्लान किया। और CO2 स्क्वीज कैसे की जा सकती है, तो उसकी भी कई विधियां थी। पहली, कार्बन कैप्चर किया हमने और कैप्चर करके स्टोर करके उसको दफना दिया। दूसरा, हमने डायरेक्ट एयर से कार्बन को अलग किया कैप्चर करके। ठीक है, फिर हमने बायोचार टेक्नोलॉजी का सहारा लिया सॉइल को अमेंड करके। फिर हमने समुद्र को भी एक माध्यम बनाया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को स्क्वीज किया जा सके, फर्टिलाइजेशन। अब ईमानदारी से बताओ, अगर जलवायु परिवर्तन पर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखने की कंडीशन में है कि नहीं है? अरे बोल तो दो यार। या तो 150 शब्द में आएगा या 250 शब्द में आएगा। क्या दोनों चीजें आप लिख सकते हैं? हाँ है ना? तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। 6 मार्च के बाद हाहाकार मचा है कि नहीं मचा है? क्या मचा है? अब लोगों ने अपने कोर्स को बेचने के चक्कर में इमोशंस बेचने शुरू कर दिए। मतलब ये चीजें गलत है, यहाँ कहीं ना कहीं नैतिकता के खिलाफ है। सोचो, कोई जो बच्चा बहुत बीहड़ गांव में बैठा है, वो अचानक से मोबाइल खोलता है और यूट्यूब में दिखता है कि देखो हमारे यहाँ से पहली रैंक, हमारे यहाँ से 10वीं रैंक, हमारे से 99वीं रैंक, देखिए देखिए 958 लोगों में से 300 लड़के हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए, इन्होंने फाउंडेशन बैच लिया था। अब जो सोचो, नया लड़का जो जवान हो रहा 20 साल 21 साल का, क्या वो इतना मैच्योर है? क्या बेच रहे हो तुम? इमोशंस। कोई लड़का इमोशन में बह गया और अपने पापा की 2 बीघा जमीन बेचकर कहां पहुंच गया? दिल्ली। नहीं, इस विश्वास मानो, अगर सिर्फ बैठने की क्षमता है ना 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें कर लो, यूट्यूब में भर भर के कंटेंट है। पहली चीज तो तुम्हें पढ़ना क्या है, इसको इस बात की जानकारी हो। गलत राह में चले जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ना है, सिलेबस तुम्हारे हाथ में हो, टिप ऑफ द टंग हो, और अगर बैठने की क्षमता हो तो आपको ना ही बड़ी कोचिंग में जाने की आवश्यकता है, ना ही भटकने की आवश्यकता है, ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। आप बैठिए, आपके हाथ में सिलेबस हो, आप लिखिए, आप पढ़िए और 8 घंटे अपने आप को दीजिए। चौथी चीज़, 5वीं चीज़ कोई है नहीं जो सिलेक्शन कराएगी। ये 4 चीज़ें हैं, 4 टूल्स हैं। बातें सुनो लेकिन भावनाओं में बहो नहीं। कोर्स खरीदो लेकिन इमोशंस खरीदने के चक्कर में भटको नहीं। और 90% कोचिंग संस्थान क्या कर रहे हैं? 2-2 लाख रुपए तो वो तो ले रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी भावनात्मक संवेदनाओं के साथ खेला जा रहा है। उठा के देखो 6 मार्च के बाद से, देखो 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 गुलदस्ता, पूछो कितना, तो 11 लाख रुपए लिए थे। आपकी कोचिंग का नाम लेंगे, फाउंडेशन कोर्स भी आपसे लिया है, इंटरव्यू भी आपसे पढ़े हैं, प्री भी आपसे किया, मेंस भी आपसे किया। हम तो यहीं आके बैठे रहते थे।
3 साल से हम आपके कोचिंग के अलावा कहीं गए नहीं हैं, मोटा पैसा मिल रहा है। अब एक इस स्टेटमेंट से सोचो कितने बड़े, कितने मतलब 20-21 साल का जो वर्ग है बच्चों का, वो कितना ज्यादा भ्रमित है। कहीं ना कहीं नैतिकता का प्रश्न उठता है ना, ये चीजें। 958 सिलेक्शन हुए, एक कोचिंग बोल रही 539 सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुए, एक करी 270 मेरे यहाँ से हुए, एक करी 320 मेरे यहाँ से हुए। कितने होगा जोड़ो, क्या मतलब है? बहकाना चल रहा है। जो जितना बहका ले गया उसकी मंडी खुल गई, दुकान चल गई। यही सब है इसके। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि वो मिक्सी में ज्ञान ठूस के घोल के पिला देंगे क्या? कोई नहीं करता। जो भी करना है इसे तुमको करना है। तुम्हारी सफलता में 90% योगदान तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत का। 10% मास्टर को कह सकते हो कि हाँ उसने सही तुम्हें पुश कर दिया। पुश करना काम होता है मास्टर का। पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये तुम देखोगे ना। हम तुम्हें एक फ्रेम बना देंगे कि बेटा ये है सच्चाई, इस पे भरना किसको है? तुमको खुद को भरना है। इस चीज को समझने में 3 साल बीत जाते, 4 साल बीत जाते हैं। और जब थक हार के टूट के जब दिल्ली से कभी घर आओगे ना, समय गया। एक बाप की बहुत ईमानदारी की कमाई गई और समाज में तुम्हारी इज्जत गई। गए थे दिल्ली, अरे हमको तो पता था नहीं होगा सिलेक्शन। ये समाज ही बातें करेगा ना। देखो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तुम्हारी सारी अच्छी बातें मटिया में उठ जाएंगी। लोग ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी बुराई निकालेंगे। और सेलेक्ट हो गए तो क्या बाल लगता था, देखो। अरे जब वो बाल ऐसे हवा में उड़ते थे ना, उसके बाल ऋतिक रोशन लगता था। वो कुछ भी करे, वो 4 गर्लफ्रेंड घुमाएगा। अगर सेलेक्ट हो गया तो राजा, और ना हुआ तो अरे लफंगा था। 4 गर्लफ्रेंड घुमा रहा है तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? ये नहीं, वो एक मीम आती है। हाँ इधर, हाँ नहीं, एक मीम नहीं है पाकिस्तान की, क्या है ऐसे इधर उधर हो गया, जो भी है पता नहीं। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप विश्वास मानिए 75% बच्चे को सिलेबस याद नहीं है। चल रही तैयारी, क्योंकि यहां पे कष्ट है ना। 4 पेज अगर तुम अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिखोगे तो 4 पेज बड़े बड़े A4 वो भर जाएंगे। उसको कौन याद करे? जिस दिन सिलेबस पर पकड़ हो गई, 50% तैयारी, 50% हाथ, तुम्हारे हाथ में है तैयारी। 50% चलो हाँ मान लो, कम नहीं है, ज्यादा ही होगा। सिलेबस पकड़ो तो न्यूज़पेपर में तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिस दिन सिलेबस याद हो जाएगा तुम देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये न्यूज़पेपर का ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, ये बकवास है। तुम किताब पढ़ते समय, कोई भी किताब, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी किताब पढ़ते समय तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? यार ये टॉपिक नहीं आना है, ये टॉपिक हाँ ये पूछा जाता है। 2 चीजें हैं, सिलेबस अगर तुम्हें याद है और पीवाईक्यू तुम्हारा दोस्त है पिछले 10 साल का, आधी तैयारी तुम अभी से जीत गए। तुम उन बहुतों लोगों से आगे हो गए अपने आप जो सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। एक बार करके देख लो मेरे कहने पे, 3 महीने के बाद खुद ही अपनी स्थिति का आकलन कर लेना। लेकिन ये स्टार्टिंग होती नहीं जल्दी जल्दी से। इसी क्लास में हम पिछले 5-6 महीने से कह रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं याद होगा सिलेबस। अब फिर कहोगे गलती सर किसकी है, तो आप बताएं किसकी है। ये पहली बार है चर्चा, कई बार हो चुकी है। उसके बावजूद भी अगर याद नहीं किया जा रहा तो भैया इसमें फिर भोलेनाथ भी सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे। सिंपल सी बात है, सच बता रहे हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग फिर। हाँ तो बहकावे पे मत आओ, अपनी अकल लगाओ।